जो लोग शोषण कर रहे हैं, जो शोषण के आधार पे यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर लगे हुए हैं, जिस शोषण के आधार पे लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल, ये कि भाई SC ST OBC का कोई भी कैंडिडेट योग्य ही नहीं पाया गया, ये जो ड्रामा चल रहा है देश के अंदर, ये बहुत खतरनाक है। 80 साल के बाद भी इस तरह का ड्रामा अगर देश में चल रहा है, ये पूरे देश के लोगों के मुंह पे तमाचा है। डेमोक्रेसी के विनाश की ओर देश जा रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब अभी देश को और खुल के समझाना होगा और उसका कार्यान्वयन जुडिशरी को भी मजबूती से करवाना चाहिए। जुडिशरी अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रही है। जुडिशरी के अंदर मैं बार बार कह चुका हूं, वर्णवादी मानसिकता का कब्जा है। इस कब्जे को तोड़ना है, बिल्कुल धराशायी करना है इस कब्जे को। और मैं तो अब और खुल के इस बात को कहना पड़ेगा, आज माहौल ये है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डबल बेंच या कोई भी ज्यादा बेंच ऐसा ना हो, डबल बेंच भी 2 जजों की पीठ जिसमें 2 ब्राह्मण जज हों, 2 बणिये जज हों, 2 कास्ट जज हों, यानी 2 एक कास्ट के जज होने ही नहीं चाहिए एक बेंच में। क्योंकि अगर सर्वे करेंगे बहुत सनसनीखेज डाटा देश के सामने आएगा। हम चाहते हैं इस तरह का हमारा जुडिशियल सिस्टम की गिरावट ना हो और ये सारी सावधानियां बरती जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देश में एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, मस्ट ऑफ रोस्टर, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, वो उस अड्डे को छोड़ना नहीं चाहते। वो पॉलिटिशियन से भी गंदे बने हुए हैं, पॉलिटिशियन से भी ज्यादा भ्रष्टाचार छुपा हुआ है मस्ट ऑफ रोस्टर में। कौन केस किसके सामने लगेगा, कौन केस नहीं लगेगा, जरूरी केस लगते नहीं, गैर जरूरी केस फटाफट सेठ लोगों के या प्रभावी लोगों के लग जाते हैं। हमारे एक साथी एडवोकेट ने मैथ्यू नेदुम पारो ने कहा तो चीफ जस्टिस ने रिएक्शन किया, रिस्पॉन्स नहीं किया। एक समझदारी से उसका जवाब देने की बजाय एक किस तरह से भाषा, जिसको वकील कह रहे गुंडे की भाषा की तरह से चीफ जस्टिस ने कमेंट किया, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए और कभी भी संवाद से, बात से, और जजों के चेहरे पर तो कभी भी ना सिकन होनी चाहिए, ना रिएक्शन होना चाहिए, हमेशा रिस्पॉन्स होना चाहिए। वर्णवादी विचार पे स्थापित है और वर्णवादी विचार जबरदस्ती, चोरी चकारी, शोषण से, दमन से, सप्रेशन करके, अत्याचार करके शासन में बने रहने का नाम है वर्णवाद। और वर्णवाद को जो बरकरार रखना चाहते हैं वो डेमोक्रेटिक हो नहीं सकते, वो डेमोक्रेसी के विरोध में है। और गलती से इस तरह के लोगों के हाथों में देश की व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी है और वो व्यवस्था को शासन की तरह चला रहे हैं। लोगों की आवाज नहीं सुन रहे, लोगों की आवाज दबा रहे हैं। देश का नंबर 180 देशों में इंडिया 162 से लेकर 165वें नंबर पे खड़ा है। देश डरा हुआ है, देश को डराया हुआ है और देश के इस डर को और बढ़ाने में रोकने का काम करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इसको बढ़ने दिया है। इसलिए लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मैं ये कहूंगा, देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स भी कम दोषी नहीं है। देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और खासतौर पे बोलने और जीने के अधिकार के प्रति जिस तरह से इंडेक्स में नंबर हमारा पिछड़ता जा रहा है, वो एक खतरनाक स्थिति है। जुडिशरी से देश को चौकन्ना और जुडिशरी पे नजर रखना बहुत जरूरी है। सर, आप चाहते हैं कि ये जो रेगुलेशन है वो एक्ट के रूप में आए? यस, एक्ट के रूप में आना चाहिए। देश में ये हमारा परिवार है 145 करोड़ का, इसमें अमन चैन और पारिवारिक रिलेशन या माहौल रखने के लिए हमें किसी का भी शोषण ना होने देना है, ना करना है। ऐसे किसी भी काम को रोकने के लिए, शोषण को रोकने के लिए कोई भी कानून बनाना पड़े, उसका हम सबको स्वागत करना ही चाहिए। अरे कोई ऐसा इस देश में एक भी आदमी ऐसा बुरा आदमी नहीं है जो दूसरे को जानबूझ के तंग करेगा। हाँ, कोई नासमझी में किसी को झूठी एप्लीकेशन देता है, तंग करने की कोशिश करता है, दुरुपयोग करना चाहता है कानून का, उसके खिलाफ कानून में पहले से प्रावधान है। ऐसे तो सगे भाई, 2 सगे भाई भी कई बार लालच में आके एक दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए झूठे केस फाइल कर देते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि कानून बुरे हैं। आदमी कुछ गलती कर सकता है, इसलिए उसको गलती को रोकने के लिए कानून में प्रावधान थे, हैं, आज भी हैं। तो इस कानून को बल्कि रेगुलेशन के बजाय एक्ट बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि कोई भी भेदभाव के बारे में सोच ही ना सके। ये उन लोगों को डर लगा, चोर के मन में मोर, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो नया रेगुलेशन अभी आया है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? पिछले रेगुलेशन से ये किस तरह से अलग है या नहीं है? नहीं, अलग तो है,
मगर उतना इफेक्टिव नहीं था, मगर जितना भी था उसको लागू तुरंत करना चाहिए था। स्टे करने के लिए एक 3 बातों का सिद्धांत है, देश के अंदर कानून है कि किसी भी बात पे स्टे कैसे किया जा सकता है। वो स्टे करने में बहुत जल्दबाजी हुई। देश में आज तक जितने भी स्टे हुए हैं उनमें इस मामले में स्टे बहुत जल्दबाजी में और मैं कहूंगा गलत तरीके से स्टे किया सुप्रीम कोर्ट ने। और सरकार के वकील बोले तक नहीं अपनी बात और अपनी दलील नहीं रखी। और ये मौका था सुप्रीम कोर्ट के पास भी कि भाई जिन अपराधों को तुम रोक नहीं पा रहे, पुराने रेगुलेशन रोक नहीं पा रहे, वो नए रेगुलेशन बने हैं, तुम्हारी अपने डायरेक्शन पे बने हैं, उनको कम से कम एक बार लागू तो होने दिया जाए। ये जो षड्यंत्र हुआ, जो इसके खिलाफ आंदोलन करने की जो बातें करी, एक षड्यंत्र था, सोची समझी साजिश थी। और उस साजिश का शिकार एक तरह से ज्यादातर वकीलों का मानना है सुप्रीम कोर्ट भी उसी का शिकार रही, या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय नहीं कर पाई, बल्कि उसका स्टे देश के लिए अन्याय साबित हो रहा है। आप जैसे लोग समाज को बांट रहे हैं, देश को नफरत फैला रहे हैं, देश को जोड़ने की ड्यूटी हर एक नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है। और सबसे ज्यादा समाज को बांटने वाले वो लोग होते हैं जो सत्ता में बरकरार रहना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। डेमोक्रेसी एक वोट या एक ज्यादा वोट का मसला नहीं है। डेमोक्रेसी का असली मतलब है पूरे तंत्र को जोड़े रखना, व्यवस्था बनाए रखना, देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करना। लोकतंत्र का असली मतलब है पूरे लोग, पूरे समाज को जोड़े रखना, तोड़ना नहीं। वोट की राजनीति करके भी तोड़ना नहीं, जाति की राजनीति करके, रिलीजन की राजनीति करके तोड़ना नहीं होता। मगर आज के माहौल में ज्यादातर, और आज जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं या उसके पीछे जो संगठन है, उनकी मानसिकता और विचार ही संकीर्ण है, बौने हैं। वो डिवीजन के अलावा उनका गुजारा नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा आज जो सत्ता में जो लोग हैं, इसके पीछे जो संगठन है, अभी भी जो है वो जो आईआईटी और एम्स वगैरह है, ये रेगुलेशन वहाँ तक नहीं समाप्त चाहता है। रेगुलेशन हर जगह होना चाहिए। आईआईटी हो, आईएम, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, हर जगह होना चाहिए। ए टू जेड जगह होना चाहिए। जहां भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एजुकेशन में या जॉब में, सब जगह ये होना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करने की सोच ही ना पाए। इस तरह का माहौल, इस तरह का कानून देश के अंदर होना ही चाहिए। और उस बीमारी का किसी को वायरस, वो हम लोग जो हेपेटाइटिस में और तमाम बीमारियों में वायरस लोड की बात करते हैं कि कितना वायरस लोड है। एक लेवल पे वायरस लोड बहुत खतरनाक हो जाता है और एक लेवल पे बेरेबल होता है। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि इस वायरस का शिकार कोई सामाजिक समूह नहीं है। लेकिन ये खुला सच है कि इस वायरस का लोड हायरार्की में, वो इसमें कोई दो ही रहने हैं। 10 ब्राह्मण से मिल लीजिए, उससे आवाज सुनिए, तुरंत ही तो दिख जाएगा। ठाकुर से मिल लीजिए, यादव से मिल लीजिए, जैसे मिलते चले जाएंगे आप, वैसे वैसे वायरस लोड थोड़ा कम होता है। इंडिविजुअल की बात है, एकदम नहीं के बराबर, लेकिन थोड़ा वायरस लोड दिखेगा। एक वैचारिकी बात जो महत्वपूर्ण इस देश में इस सवाल को एड्रेस करने का, कि थोड़ा आइडियोलॉजिकल हमारे ओरिएंटेशन यूरोप की तरफ रहे हैं। तो चूंकि वहां से 3 चीजें हमें मिल गई थी, तो आजादी के बाद हम लोगों ने मान लिया था, जैसे पेट्रियार्की की बुरी चीज है। तो कभी पेट्रियार्की के लिए कानून बना तो उसका विरोध, या लेफ्ट के अंदर कोई बहस, लिबरल में कोई बहस कि भेदभाव है कि नहीं है, सेकुलरिज्म कि मुसलमान के साथ। इसी तरह देखिए कि मुसलमान न्यायों पर जितनी किताब अपर कास्ट ने लिखी है, ऊपर के लोगों ने लिखी है, शायद वो मुस्लिम तरह नहीं लिखी है। तो कुछ का हमारा हिस्टोरिकल एक मार्क्स से, वहां लिबरल से, फ्रांसी क्रांति से उसकी स्वीकृति थी, लेकिन कास्ट वहां था नहीं। तो जिनको हम जिन विचारों उनके अगुआ को मानते रहे, वहां से वो आया नहीं, और हमारे जो अगुआ यहाँ पैदा हुए उस पर ज्यादा सोचा नहीं। तो इसको स्वीकार करने में हमारा आइडियोलॉजिकल जो ये बांडेज थी, हमारा दिमाग जो रुद्ध था कि जहां से हम ले रहे थे आइडिया, वहां से हमारे पास थी नहीं। तो ये और जोर से टूटना चाहिए। और एक समय तो हम कास्ट को केवल अछूत समस्या तक सीमित, अभी भी कास्ट को कुछ ऐसी इसी के इर्द गिर्द देखा जाता रहा है जैसे छुआछूत की कोई समस्या हो। और इस मामले में कह रहा हूं कि इस आंदोलन ने इस देश को, और इससे जन कारणों का भी इसमें रोल है। शायद आरएसएस और मोदी ने भी हम लोगों की मदद की है एकजुट होने में, हमारे ऊपर हमला बोल करके, और हमारी समझों में भी परिवर्तन आया है। तो इस एका को अगर हम आगे ले जाते हैं जो दिख रही है, और एक लक्ष्मण में शुरू में बात कही, बस एक मेरा भी अनुभव है कि जब
किसी बड़े हिस्से का कोई आंदोलन स्वतः स्फूर्त होता है तो उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन वो कोशिश मोर्चे को कमजोर बनाने के लिए नहीं, कमजोर ना बनाए। एक तरफ हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ पावरफुल हो, लेकिन अगर हमने अपने को रीढ़ मान करके व्यवहार करना शुरू कर दिया और नेतृत्व मान करके व्यवहार करना शुरू किया तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। और इस मामले में जो दूसरे लोग भी कोई पहलकदमी ले रहे हैं तो थोड़ी हमको उदारता दिखा करके उसमें भी हिस्सेदारी करनी चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन में अभी भी स्वतः स्फूर्तता का तत्व बहुत ज्यादा रहेगा। क्योंकि हम कितना हो मजबूत संगठन हो, चाहे कोई भी संगठन ये नहीं कह सकता है कि हर गांव में, हर कस्बे में, हर यूनिवर्सिटी में हमारी उपस्थिति है। एक आदमी भी कहीं कहीं हमारे नहीं है, वहां भी हो रहा है, तो इसमें एक स्वतः स्फूर्तता का एलिमेंट बड़ा रहेगा। हम जो करें वो बेसिकली आइडियोलॉजिकल और मटेरियल के तौर पर, आइडियोलॉजी के तौर पर, एजेंडे के तौर पर हम कर। एक छोटी बात, सॉरी मैं कहना, थोड़ा ये विचार कीजिएगा कि क्या ये डिमांड नाजायज होगी। 2-3 बातें हैं, इससे कैसे जुड़ती हैं। जैसे मुझे लगता है, बस एक सेकंड, मुझे ये लगता है कि अगर इस देश के उच्च संस्था संस्थानों में 90% कुलपति द्विसवर्ण बने रहेंगे और कोई कमेटी, कोई जस्टिस, न्याय, एनएफएस को रोक पाएगी, थोड़ा मुश्किल लगता है। तो क्या इन राज्यों और केंद्र की यूनिवर्सिटियों को एक इकाई मान करके और उसमें बकायदा आरक्षण लागू हो, क्योंकि कोई व्यवस्था बनी है न्याय के लिए ना, वो बदली भी जा सकती है। क्या ये लागू किए बिना कुलपति पदों पर उनका एकाधिकार और नीचे जस्टिस हो जाएगी, ये संभव है क्या? तो क्या इसमें भी आरक्षण कम से कम जितना तय है उसकी डिमांड की तरफ भी हमें सोचना चाहिए, नए समूह के लिए, नए संगठन बनाने के लिए, नई पहलकदमी के लिए और इस उदात्तता के लिए। शुक्रिया, आभार।